हेलो एवरीवन, क्लास 10 के बच्चे सभी ने एग्ज़ाम दिया है। आज साइंस का पेपर था। उम्मीद करते हैं पेपर सबका ठीक गया है। पेपर हम लोगों ने एनालाइज किया है, देखा है कि पेपर इजी था। मैं क्षितिज कुमार बोरा, फिजिक्स फैकल्टी, ऑल्सो HOD प्री फाउंडेशन, आप सबके सामने, और साथ में हमारे यहाँ पर देख रहे हैं वासिम सर भी है, केमिस्ट्री के फैकल्टी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और साथ में बायो के भी एक मैम ज्वाइन करेंगे। हम लोग पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, पेपर तो इजी था लेकिन थोड़ा पावर वगैरह से क्वेश्चन आया, थोड़ा कैलकुलेटिव था। हो सकता है बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक किए होंगे। तो आप सबको जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं वो हमारे ये जो पेपर का एनालिसिस है वो देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कैसा खुद का परफॉर्मेंस हुआ है वो जज करने के लिए। तो सबसे पहले पेपर को अगर हम देखें, पेपर में 3 सेक्शन था। हम लोग फ़िलहाल सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। लगभग सारे सेट्स में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें सेट 3 हम लोग खोले हैं। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। A में 2 मार्क का क्वेश्चन था, B में 3 मार्क का क्वेश्चन था और C में 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सेक्शन A से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, तो सर शुरू करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स A and B belong to third period of modern periodic table. Elements A belongs to group 1 whereas element B belongs to group 16. Compare the following characteristics of A and B giving justification for each. तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि एटॉमिक साइज क्या होगा और सेकंड में पूछा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। तो ए क्या है हमारा ग्रुप, ए है हमारा ग्रुप ए, ग्रुप 1 में है ए, और बी है ग्रुप 16। अभी देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। एटॉमिक साइज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, तो ए होगा मेरा साइज ऑफ ए क्या होगा, साइज ऑफ ए इज ग्रेटर देन साइज ऑफ बी। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन बोला मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो ए इज मोर मेटेलिक देन बी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। Come to second question. The atomic number of non-metal X is 8. Atomic number 8 means number of proton is equal to 8. तो number of proton 8 होता है ऑक्सीजन में। Write the periodic number and group number of X. तो ऑक्सीजन का periodic number होता है, period number होता है ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप हो जाएगा 16, क्वेश्चन नंबर 2, एंड पीरियड हो जाएगा ऑक्सीजन इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बायोलॉजी क्वेश्चन। आगे जाते हैं। बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कस होगा, मैम डिस्कस करेगी। फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं पहले, उसके बाद है फिजिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द रूल to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक थ्योरी से है, कुछ ही चैप्टर्स थे फिजिक्स में, तो इससे मेरे हिसाब से कोई आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसका रूल का नाम था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका नाम था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें पता है कि हम लोग का जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर था उसमें फ्लेमिंग का 2 रूल था, एक है लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि अगर मान ले हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखें और उस वायर में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्शन बताता है कौन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो रूल कुछ इस तरह था कि हम अपना लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर, कौन सा, एक है थंब, एक 4 फिंगर
और एक मिडिल फिंगर, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा थंब क्या देगा, वह देगा फोर्स। मिडिल फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड, और फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर को करंट में। कैसे, मैं ऐसा डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा थंब है और ये फोर फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको F लिख सकते हैं, इसको M और इसको C, मतलब फादर मदर चाइल्ड के हिसाब से। C हो गया मेरा क्या, करंट के डायरेक्शन में हम रखेंगे। M क्या है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, और तब मेरे को थंब क्या देगा, उस वायर पे फोर्स का डायरेक्शन। तो आंसर होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और रूल अगर लिखना है तो रूल हमें पता है कि ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसी का कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल जो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया तो वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल क्या है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। कह रहे कि अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल में जो फोर्स लगा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है अल्फा के ऑपोजिट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज। तो फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो अल्फा पे अगर नॉर्थ की तरफ लग रहा था अल्फा पे, तो इलेक्ट्रॉन में किस तरफ लग जाएगा, साउथ की तरफ लगेगा। तो आंसर होगा साउथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। इतना आसान क्वेश्चन, बस सिंपल सा डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। सोलेनॉइड क्या है, दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहाँ पर क्या है, एक करंट के लिए वायर को ऐसे कॉइल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो लैंड होता है, द लैंड ऑफ द सोलेनॉइड इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो हम सोलेनॉइड को कैसे लिख सकते हैं, सोलेनॉइड इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट that contains a current carrying loop या वायर कह सकते हो, वायर इन हेलिकल फॉर्म। इस फॉर्म को हम हेलिकल फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म को। सच दैट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड is greater than its cross section। तो ऐसा अगर डेफिनेशन किसी ने लिखा है जिसका मीनिंग बिल्कुल ऐसा हो तो उससे बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड थ्रू व्हिच ए स्टेडी करंट फ्लोज। मतलब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है किसका, सोलेनॉइड का, जहाँ पर एक स्टेडी करंट फ्लो हो। तो देखो मैंने बना लिया, मान लो ये क्या है, एक सोलेनॉइड है, मान लेते हैं ये मेरा एक क्या है, सोलेनॉइड है। तो हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ पैरेलल लाइंस हमें बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ पैरेलल लाइंस बनाना पड़ेगा सोलेनॉइड के अंदर से, कुछ ऐसे होंगे। और एक बना देते हैं ऐसे, कुछ ऐसे पैरेलल लाइंस होंगे। अभी हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है वो मैटर करेगा। मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है, इस तरह से है, ठीक है। तो मान लेते हैं या इस फेस में मैंने ऐसे बनाया डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह। तो इस तरह अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बाय क्लॉक फेस रूल ये हो जाएगा कि हम लोग का इस तरफ ऐसा है और इस तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह। तो ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग को बनाना पड़ेगा ऐसे करके साउथ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, साउथ बनेगा। और यहाँ पर जब बाहर आएगा, अगर ये मेरा साउथ बना तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्टीमेटली नॉर्थ बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से क्या होता है, साउथ के तरफ निकलते हैं ऐसे। तो नॉर्थ से निकला और ये आके साउथ में क्या है, आके घुसेगा। तो ये एक्चुअली ऐसा क्लोज बाहर की तरफ लूप बनेगा, ऐसे करके लूप बनेगा। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
दैट इज बायोलॉजी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। बायोलॉजी क्वेश्चन, ओके, बायोलॉजी का भर भर के क्वेश्चन दिया। तो आ गया है केमिस्ट्री फिर से। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो उसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। व्हाट आर दिस टू स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसको आइसोमर बोलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया, आंसर बोल दिया, तो उसका नाम होगा आइसोमर। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो 4 कार्बन कंपाउंड का नाम लिखना है और दोनों क्या होगा वो ही बताना है। तो 4 कार्बन का 2 कंपाउंड हम लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो ये बन जाएगा आइसोमर। एंड राइट ऑल्सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस एल्किन। ये बताते हैं फिर 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड जब कार्बन नंबर 1 होता है वो होता है मीथेन, कार्बन नंबर 2 जब होता है वो होता है इथेन, कार्बन नंबर 3 होता है प्रोपेन, कार्बन नंबर 4 होता है ब्यूटेन। तो कार्बन नंबर 4 में 2 ही कम है और दोनों क्या है वो भी बताना है। तो पहले कार्बन नंबर 4 वाला एक कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, उसका नाम हो जाएगा N ब्यूटेन। और सेकंड एक कंपाउंड लिखना है 4 कार्बन का, उसका नाम हो जाएगा, अभी ये जो N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों हो जाएगा आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गया। एंड और क्वेश्चन में दिया राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6। ये हो गया बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला। अब क्या करना है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो 6 मेंबर रिंग बनेगा, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। इधर हाइड्रोजन ऐसे आएगा। ये हो गया बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एंड सेकंड बोला राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो उसमें सिंगल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड कितना है। ये है एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, this is sigma bond, sigma bond, sigma bond, this one is also sigma bond. In double bond 1 sigma and 1 pi bond is present. तो इधर हो जाएगा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, 1 sigma sigma and pi bond, sigma bond pi bond and sigma bond. तो अब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड इक्वल टू 12 एंड पाई बॉन्ड इक्वल टू 3। गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कंपाउंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि व्हिच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्काइंस का मीनिंग होगा जहाँ पे कार्बन कार्बन का बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेगा एल्किन्स। ठीक है, उसको बोलेगा एल्किन्स कंपाउंड। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री। लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ एडॉप्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर वो उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बताते हैं। एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं, एटॉमिक अकॉर्डिंग टू द इन ए पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को किसका पोजीशन कहाँ होगा ये सब हम डिसाइड करते हैं। पोजीशन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर हम लोग वो भी डिसाइड करते हैं। टोटली डिपेंड करता है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ओनली एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर के ऊपर।
एटॉमिक नंबर देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा एक एटम में। जब प्रोटॉन पता चल जाएगा प्रोटॉन कितना है, तब अल्टीमेटली पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना है। जब इलेक्ट्रॉन पता चलेगा हम न्यूटन भी निकाल सकते हैं। तो यही होगा बहुत सारा एडवांटेज, कोई दो लिखने से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 13 एंड वाई एटॉमिक नंबर 20। तो एक एलिमेंट एक्स है, एक्स का एटॉमिक नंबर गिवन है 13 और वाई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो एटॉमिक नंबर कितना था, एटॉमिक नंबर 13 एक्स 13, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया 3s2 3p1, तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक एलिमेंट है y, उसका है 20 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गया 20। लेकिन ये होता है कैसे, उसका एक ट्रिक बताते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, अफबाउ प्रिंसिपल। फाइव एस 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अभी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है ऑर्बिटल में लोअर टू हायर एनर्जी तक, तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसे होगा। तो इधर देखिए इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं 1s में, उसके बाद आते हैं 2s में, 2s के बाद आते हैं 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3p, 3p के बाद 4s, उसके बाद आते हैं 3d, 3d के बाद 4p, 4 के बाद 5s। तो हमको इलेक्ट्रॉन था 13, तो s में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, s सबशेल में मैक्सिमम होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s के पास एक ऑर्बिटल होता है। फिर p सबशेल में होता है मेरा 3 ऑर्बिटल, px py pz। तो p में अल्टीमेटली टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम। फिर आता है d सबशेल, तो d में होता है मेरा 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा अगर, तो d में हो जाएगा मेरा 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एटॉमिक नंबर मेरा गिवन था 13 एंड 20, तो इतना तक जाएगा ही नहीं, पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर का डिटेल्स में आंसर बता दिया, वो भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस जो देख रहा हूँ मैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आसान क्वेश्चन आया, तो स्टूडेंट्स बहुत लकी है इस बार। तो कह रहा है कि फॉर ए हीटर वही होता है, चाहे वो किसी भी हीटिंग एलिमेंट जिससे हम हीट करते हैं, चाहे वो इमर्जन रॉड हो या कोई आयरन हो, तो उसमें क्या है, रेटेड कह रहे हैं 4 किलोवाट। किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो समझ में आना चाहिए बच्चों को कि ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, पावर दिया है। और कह रहे हैं कि ये 4 किलोवाट पावर है कितने पे, 220 वोल्ट पे। तो 220 वोल्टेज पे ये कितना प्रोड्यूस करेगा पावर, 4 किलोवाट। तो रेटेड का मतलब ये होता है कि इतना वोल्टेज में इतना पावर प्रोड्यूस करेगा। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहला इसका कि करंट कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि उस वोल्टेज में करंट कितना हो सकता है। तो आते हैं इसमें,
हमें पता है पावर का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि पावर है जो गिवन है वो 4 किलोवाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। पावर गिवन है 4 किलोवाट, यानी कि हमें ऐसा यूनिट में लिखना चाहिए, तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ वाट, और वोल्टेज जो है रेटेड वो दिया है 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो हमें सिंपल है करंट निकालना है, तो इस फॉर्मूला से अगर हम देखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय आ जाएगा V, तो P बाय V यानी कि 4000 कर लेना है बाय कितना 220, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 400/22, तो इतना आएगा हम लोग का क्या करंट। बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालने से हुआ। आगे बढ़ते हैं, करंट के बाद पूछ रहे कि एनर्जी कंज्यूम कितना होगा कितना टाइम पे, 2 आवर्स पे, ठीक है। तो एनर्जी, तो हमें पता है कि अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए तो वो क्या होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस वो हीट होता है। तो एनर्जी जो आएगा उसका फॉर्मूला है H इक्वल टू VIT। हालांकि और भी फॉर्मूला हो सकता है जैसे कि I² RT, V²/RT, मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द वैल्यूज VI हम निकाले हैं और टाइम दिया हुआ है, हमारे पास रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यूज़ नहीं कर रहे। तो एनर्जी जो होगा हीट एनर्जी भी आएगा कितना, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 220 इंटू करंट कितना आ गया हम लोग का 400 बाय कितना 22, या हम लोग डायरेक्ट P इंटू टी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा टाइम है 2 आवर्स, 2 आवर्स को SI में रखना पड़ेगा, तो SI में 2 आवर्स को रखेंगे तो 2 इंटू 60 तो वह बन जाएगा 3600। इसको सॉल्व करोगे तो हीट एनर्जी मिल जाएगा। लास्ट में आता है, कह रहे हैं कि अगर 1 किलोवाट आवर का प्राइस, जिसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं, घर में हम लोग का जो मीटर होता है उसमें रीडिंग आता है यूनिट में, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं 1 किलोवाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट। तो कह रहे हैं उस 1 यूनिट का प्राइस अगर 4.5 है तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो एक्चुअली हमारा क्या है, हम जो एनर्जी ये निकाले हैं ये आएगा जूल पे, दिस एनर्जी विल कम इन जूल। अगर इसी एनर्जी को हम किस में निकाल ले, हम किलोवाट आवर पे निकाल लें और उस पर्टिकुलर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे कि एनर्जी कंज्यूम हमें निकालना पड़ेगा इन किलोवाट आवर, तभी तो हम कर सकते हैं। तो किलोवाट आवर पे निकालने के लिए पावर हमारा क्या है 4 किलोवाट दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में क्या है इसमें जो है टाइम भी दिया है, तो इसमें आ जाता है एनर्जी आ जाएगा P इंटू टी, तो 4 किलोवाट ऑलरेडी दिया है, टाइम कितना दिया था 2 घंटा, 1 मतलब किलोवाट में पावर रखेंगे और टाइम किस में रखेंगे आवर्स में, तो ये आ जाएगा 8 किलोवाट आवर आ जाएगा मेरा, कि इतना टाइम के लिए ये इतना एनर्जी निकाला है। उसके बाद हमारा प्राइस था, कॉस्ट था 4.5 से, तो आ जाएगा प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 इंटू 4.5, 4.5 बोले तो 8 इंटू 9/2 होता है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 9 4 36, तो ये 36 रुपीज़ जो है प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, लेकिन ये तगड़ा क्वेश्चन था क्योंकि 1 किलोवाट आवर ये सब स्टूडेंट का थोड़ा टफ लगता है, लेकिन सिलेबस बहुत कम था, सब स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं, अगर पढ़ के गए तो बिल्कुल कर पाए होंगे। नेक्स्ट में फिर से आ रहा है, अगर हम देखें तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13A, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट एसआई यूनिट। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन काश हमारे टाइम में भी आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो हम लिख सकते हैं कि रेट एट व्हिच एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड
बाय टाइम। तो फर्दर हम लोग डेफिनेशंस भी बना सकते हैं। एनर्जी अगर बात करें, एनर्जी कंज्यूम वी आई इंटू टी होता है बाई टी, तो P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लिख सकते हैं। हालांकि और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि एनर्जी कंज्यूम का अगर और फॉर्मूला मैं लिखने जाऊँ तो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई टी करेंगे तो वो आ जाएगा आई स्क्वायर आर, और सिमिलरली वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। हालांकि ये सब नहीं पूछा गया, हम लोग यहाँ तक लिख देंगे तब भी हमें मार्क्स मिलेगा। हाँ, एक बात और पूछा था इसमें कि ऐसा यूनिट क्या होगा। ऐसा यूनिट सबको पता है, वाट ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पावर का ऐसा यूनिट होगा वाट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। किसी ने अगर भूल गया है तो पहला वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले, इवन यहाँ पर भी बड़ा यूनिट्स यूज हो रहे हैं वाट, तो सबको मतलब आराम से कर लेना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन है, दो बल्ब है। ये एक मैं कह सकता हूँ पूरा पेपर में मैंने पेपर एनालाइज किया है, यही क्वेश्चन हो सकता है, बच्चों को थोड़ा हार्ड लग सकता है। बाकी सारा क्वेश्चन फिजिक्स का तो क्या था, आसान ही था। तो इसमें कह रहे हैं कि दो बल्ब है, एक है कितना 100 वाट का और 220 वोल्टेज है, इसका रेटेड है ये, और 60 वाट 220 वोल्ट दूसरा वाला बल्ब है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है एक 220 वोल्ट सप्लाई से, लेकिन किस में, पैरेलल में। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेंस। हाँ, इसमें गड़बड़ वाला बात हो सकती है। कैसे बात हो सकती है, देखो कह रहे हैं दो बल्ब, क्या कह रहे हैं, दो बल्ब है, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। किस से, एक 220 वोल्ट सप्लाई से। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनका जो रेटेड है वो भी कितना है, 220 वोल्ट। पावर का वैल्यू मैं एक बार देख लेता हूँ। पावर कह रहे हैं एक का 100 वाट और एक का 60, तो ये हो गया 100 वाट और ये क्या हो गया 60 वाट, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमें देखो ये रेटेड वाला जो बात है ना, रेटेड ये क्या है, अगर हम रेटेड की बात करें तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा बल्ब का, और इतना ही रेटेड वोल्टेज अगर हम, मतलब जितना रेटेड वोल्टेज है उतना ही अगर सप्लाई वोल्टेज दे तो बल्ब उसी पावर से जलेगा, उससे कम नहीं तो उससे कम जलेगा। अभी हालांकि उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है, इसमें हम लोग को बाई लाख क्या है, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया कि रेटेड और ये वाला दो सप्लाई दोनों सेम दे दिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है इसमें। तो ये 220 वोल्ट पैरेलल में है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 220, इसमें भी क्या आ जाएगा 220 वोल्ट। और हमें कह रहे हैं कि सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इससे करंट कितना ड्रॉ किया जाएगा या इससे, सप्लाई से मतलब ये वाला करंट कितना ड्रॉ किया जाएगा। तो इसके लिए भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका हमें पहले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर पी आ जाएगा, ये मेरा आई है और यहाँ पर क्या 220 वोल्ट, तो हम लोग V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस कैसे निकाले वो इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एवरी अप्लायंस चाहे जो भी हो उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो मैं इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि इसमें एक रेजिस्टेंस होगा R1, इसमें भी एक रेजिस्टेंस होगा R2, और ये क्या है सप्लाई है। तो मैं अगर R1 R2 का वैल्यू निकाल लूँ और मैं इक्विवेलेंट निकाल लूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो R1 उसी से क्या हो जाएगा, R1 मैं लिख सकता हूँ V स्क्वायर, हालांकि दोनों में 220 है तो मैं V स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय इसका मैंने पावर ले लिया मान लो P1 और इसका मैंने पावर ले लिया मान लो P2, तो क्या होगा डिवाइडेड बाय P1। तो R1 मेरा आ जाएगा 220 इंटू 220 बाय कितना 100, 0 0 0 0 22 इंटू 22 इतना आना चाहिए बच्चों को, ये होता है 484। ये सब भाई मल्टीप्लाई करने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट स्टूडेंट को स्क्वायर्स पता होना चाहिए। उसके बाद R1 मेरा आ गया इतना, उसके बाद हम निकालते हैं R2 भी निकालना पड़ेगा। तो R2 के लिए क्या करना है, वही V स्क्वायर बाय P2, तो V स्क्वायर बाय P2 करें तो फिर से क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 बाय हम लोग का कितना था पावर 60, तो ये बन जाएगा कितना 22 484 4840 बाय 6, ये कर लेना बाकी। तो R1 और R2 चूंकि हमें पता चल चुका है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R पैरेलल क्या हो जाएगा,
आर पैरेलल आ जाएगा 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। बच्चों ये आराम से कैलकुलेशन कर लेना और इसके बाद तुम्हें लगाना है ओम्स लॉ V इक्वल टू IRP, तो यहाँ से करंट आ जाएगा V/RP। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तुम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को ये टफ भी लगा बाई चांस, तो भाई बगल में एक इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था। कह रहे कि स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वोल्टेज V एंड द करंट I फ्लोज थ्रू द अप्लायंस फॉर ए टाइम T। कह रहे हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या यहाँ पर V हुई दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जूल्स लॉ एक्सप्लेन करना है अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड हो एक वोल्टेज है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है R है और यहाँ पर क्या है, एक वोल्टेज है मान लो V। ठीक है, और किसी टाइम के लिए क्या है वो करंट फ्लो हो रहा है उससे, सपोज इवन I भी लिखा हुआ है, I करंट फ्लो हो रहा है और किसी टाइम के लिए। ठीक है, किसी टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। तो सिंपल है, जूल्स लॉ क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर से। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, R से। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम से, कि कितना टाइम तक वो फ्लो हो रहा है। तो हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर H इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट यहाँ पर 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो यही पूछा गया है। हालांकि एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो यहाँ पर 1.5 इतना लिखोगे तो चलेगा, लेकिन साथ में स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट produced in a conductor of resistance R is directly proportional to the square of current flowing through the resistor and also proportional to the resistance of the resistor and to the time for which the current flows. So this is important, statement लिखना ज़रूरी है। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह सबको बुक या नोट्स में मिला होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मेरे बच्चों को मैंने पूछा था कि एग्ज़ाम उनका कैसा गया है, तो बिल्कुल बोला कि बहुत अच्छा गया है, तो उम्मीद करते हैं सबका अच्छा गया हो। नेक्स्ट है ए 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी फॉर 6 वोल्ट, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, मतलब 5 ओम को 6 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। एनर्जी निकालना है 10 सेकेंड के लिए, सिंपल है, फॉर्मूला से है, B है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 5 ओम, अगर मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल, और साथ में यहाँ पर टाइम दिया है 10 सेकेंड, आई गेस टाइम है 10 सेकेंड। ओके, तो भाई हीट कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सिंपल है, V स्क्वायर बाय R इंटू टी फॉर्मूला होता है। V स्क्वायर करेंगे 6 बाय R आ जाएगा 5 इंटू 10, ये गया तो कितना आ गया 72 जूल। आंसर आ गया, इतना जल्दी आंसर आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो आते हैं भाई सेक्शन सी में। सेक्शन सी फिजिक्स, लगातार फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन सी कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने एक शीट ऑफ व्हाइट पेपर को ड्राइंग बोर्ड में लगाया है, तो यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल जो भी हो, फिर उसने क्या है एक बार मैग्नेट को रखा उसमें और उसमें कुछ आयरन का फीलिंग्स उसमें डाल दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यूजिंग आयरन फीलिंग्स एंड मैग्नेट। तो वो उसी से बस एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो हमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेक्शन सी है भाई, तो सेक्शन सी है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन भाई एक मार्क का है, कोई इतना खास थ्योरी का रिलेटेड कुछ है नहीं। तो कह रहे कि उन्होंने आयरन फिलिंग का अरेंजमेंट को देखा है, कह रहे ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स। तो भाई कोई बात नहीं, सिंपल है इसमें। तो ले लेते हैं ये एक मेरा वाइट शीट ऑफ पेपर, इसमें आते हैं कि एक वाइट शीट ऑफ पेपर होगा, ठीक है। मान लेते हैं भाई ये है मेरा वाइट शीट ऑफ, सॉरी ये है मेरा वाइट शीट ऑफ पेपर मान लो, और इसमें क्या है एक मैग्नेट को रखा गया, मान लो एक मैग्नेट रखा गया ऐसे, और इसमें कुछ आयरन फिलिंग डाला गया है। तो भाई आयरन फिलिंग मैग्नेट के आसपास किस पैटर्न में होता है, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आयरन फिलिंग्स ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल, जैसा हम लोग का क्या होता है
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। भाई ये सब बुक्स में भी मिला है, सब बेसिक से चीज़ें हैं, तो ऐसे बना दो, काम ख़त्म। हाँ एक बात ध्यान रखना कि अंदर नहीं होगा, इसमें अंदर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर आयरन फिलिंग्स अंदर कैसे जाएगा, आयरन ऑलरेडी रखा हुआ है, और यहाँ पर आसपास डेंसिटी ज़्यादा होगा, दूर में डेंसिटी थोड़ा कम होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला पार्ट था। उसके बाद आते हैं व्हाट मेक्स आयरन फिलिंग अरेंज इन ए डेफिनिट पैटर्न। ऐसा क्या हो गया कि आयरन फिलिंग को एक डेफिनिट पैटर्न में आना पड़ा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पार्ट बी का आंसर होगा क्या है, आयरन फिलिंग्स experiences magnetic force. Iron filling experiences magnetic force due to the magnetic field of the magnet. भाई अभी मैग्नेट है, मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हम पता है कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखो वो उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। और वह फोर्स जो फील्ड लाइंस है उसके टेंजेंट क्या है, उस फोर्स का डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट है नंबर सी में एक पूछ रहे हैं, नंबर 1 सी का फिर 2 पार्ट दिया है। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइन यूजिंग द फील्ड लाइंस, व्हाई डू 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। देखो तो यहाँ पर एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे और एक और में लगा दिया, मतलब दिस इज 1 मार्क, दिस इज 1 मार्क, और ये 2 मार्क का होगा, ठीक है, ये 2 मार्क का होगा। तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ओके, तो देखो मान लो ये मैंने बार मैग्नेट लिया, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह होगा, ज़्यादा मैं नहीं बना रहा हूँ, तो ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे। तो क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें फोर्स बताना है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर भाई एक टेंजेंट बना दो, वहाँ पर एक टेंजेंट बना दो, वो क्या देगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। यहाँ पर टेंजेंट बना दो ऐसे, यहाँ पर टेंजेंट बना दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वही क्या देगा, हमें फोर्स देगा। तो अगर हमें आंसर लिखना है, ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर डायग्राम नहीं भी बना रहे हो, हालांकि बनाना चाहिए, तो एटलीस्ट लिखना चाहिए था, साथ में लिखना ज़रूरी है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स at any point, the direction of force at any point is given by the tangent to the magnetic field line drawn at that point। तो ये लिखना भाई ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद वाला जो सी का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये सी का पार्ट 1 क्वेश्चन था, सी का पार्ट 2 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। मान लो कि मैं आसपास कोई मैग्नेट लाऊं भी, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका रीज़न क्या है, सिंपल है। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे इस फील्ड लाइंस की वजह से फोर्स बनाऊँ, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बनाया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स इस तरफ होगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वो पाथ है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल उस फील्ड में फॉलो करेगा। तो भाई एक पार्टिकल में 2 फोर्स एक पॉइंट पे नहीं एक्ट कर सकता, एक पॉइंट पे 2 फोर्स एक्ट नहीं कर सकता। अगर हम इंटरसेक्ट कर देंगे, चूंकि टेंजेंट हमें फोर्स का डायरेक्शन दे देता है, तो क्या होगा, 2 फोर्स हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा भाई, कि लिखना है कि 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट या कैन नेवर क्रॉस, जो लिखना चाहो, इंटरसेक्ट, बिकॉज टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स at that point। So if they intersect, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, then there will be 2 डायरेक्शन,
which is not possible. तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट में आते हैं, मेरे हिसाब से इसके बाद शायद फिजिक्स का क्वेश्चन और में एक है क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग ए स्मॉल कंपास नीडल, ड्रॉ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड ऑफ द मैग्नेट। तो भाई ये भी एक थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लो ये मेरा मैग्नेट है, एक तो आयरन फीलिंग से ड्रॉ करते हैं, एक क्वेश्चन उसका भी था। अगर ये मेरा मैग्नेट है तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास की मदद से ड्रॉ करना है तो भाई हम एक कंपास इधर रख लेंगे। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कंपास का नीडल किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, ऐसे करके ऐसे नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा, जाहिर सी बात है। सॉरी, कंपास का नीडल नॉर्थ होता, एक्चुअली कंपास का नीडल किस तरफ पॉइंट आउट करता है, नॉर्थ। तो यहाँ पर उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ऐसा होगा। मान लो फिर मैंने यहाँ रख दिया तो ऐसा बनेगा, फिर मैंने यहाँ रख दिया तो कुछ ऐसा बनेगा, फिर मैंने यहाँ रखा ऐसा बनेगा, तो ये अल्टीमेटली ऐसा बनेगा। फिर नीचे रखेंगे तो फिर ऐसे बनेगा, हम बना सकते हैं, दिस इज अ लॉन्ग मेथड। तो यहाँ पर क्या लिखना कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस drawn using compass by placing compass in the field of magnet and by drawing and joining in which the needle of compass डिफ्लेक्स, मतलब डिफ्लेक्शन के हिसाब से, कंपास के नीडल के डिफ्लेक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके मान लो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह है, तो वो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऐसे है, तो उन सबको क्या है, बना बना के हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा। साथ में वही सेकेंड पार्ट में यही था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है तो बना देना, इसमें कोई बात नहीं है कि वही जैसे मैंने बनाया, एक साइड इधर बनाया, एक साइड उधर बनाया, तो वह हम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट बायो का क्वेश्चन है। Hello, myself Dipankar Datta. So today we'll discuss the biology section from class 10 basically. So let's discuss the question one by one. Okay, so from our question paper, so which from I am basically solving set 3 of your class 10 science paper. Question number 3: which of the following, which of the two multicellular organisms, Spirogyra and Planaria, reproduce by regeneration and why? So there is two options basically giving. So they are asking about Spirogyra and Planaria. So in your NCERT, from the point of view, we know that Planaria, they is to show what is structure of Planaria. Suppose this is structure of Planaria. So what is the characteristics of Planaria is that if we fragment the Planaria in any part of half, so we can fragment the Planaria in 3 different halves. So each of the half has the capability or capacity to reproduce the whole organism. So answer will be what? Planaria will be the option or answer. So Planaria has the capacity which is showing fragmentation and regeneration because of its capacity. And second option they are asking examples of the organism which are showing same process. So what will be the examples? One example which is showing same regeneration process is the Hydra. Hydra is showing same fragmentation and regeneration. We can see here in case of Planaria, each of the fragment can reproduce a young individual. Same as that Hydra, if the Hydra will get any part of dissected, so each of the fragment they can generate a new Hydra species. Okay, so let's come to the next question. That question 4, A. What happens when a human female egg released by the ovary is not fertilized? That the question is, what will happen if female
egg which is released from basically ovary is not getting fertilized. So if you know the structure of that our uterus, this is the location where ovary is to be present, and from each menstrual cycle we know that each ovary is to release ovum which will travel in a particular direction in the uterus. If the sperm will be there to get the fertilized of the ova, then it will lead to a new offspring, or we can say zygote. But what will happen if the question is asking what will happen if sperm is not there? So what will happen? So whatever the egg has been released, it will come out throughout the menstrual cycle together with the layer of one layer of uterus, we can say as endometrium layer. In the during menstrual cycle, the egg will be released out from our uterus body. Okay. So next question, 4b, name of bacteria and one viral infection due to unsafe sex. So one of the bacterial infection, they are basically asking about the bacterial disease and one viral disease. So we know about the bacterial disease is basically gonorrhea. Question number 4 option, question number 4b option is gonorrhea. Option will be gonorrhea. So this is the bacterial disease, and one of the viral disease will be, we already know that H is a viral disease which is happening in unsafe sex because of the unsafe sex. So what is the full form of H? H basically full form is acquired immunodeficiency syndrome, and bacterial disease is called as gonorrhea. Okay, so let's coming to the next question. What is basically, just a second. What is the question basically? Question number 6, A, what is ozone? How it is formed in the upper layer of Earth atmosphere? How does ozone affect our ecosystem? We all know that ozone layer is very important for our ecosystem. Why basically? It's protecting our Earth from, ozone layer is protecting Earth so that UV radiation from sun, it cannot penetrate, or it should not come inside our Earth surface, and it basically protect our human body or other organism from UV radiation. So now the question is, what is ozone? So ozone basically we know it's present in the atmospheric layer, stratosphere. We are discussing question number question number 6A. So let's discuss about the ozone layer. Question number 6A. So what is ozone layer basically? Ozone is a ozone we can write as O3. So how it's basically from? If we mix the oxygen like molecular oxygen together with the oxygen, molecular oxygen, we used to get the ozone layer. So how it is basically from? If basically what will happen if UV radiation, it will come and affect the oxygen. So if oxygen molecule, it will get break down in the form of molecular oxygen, and this molecular oxygen, it will come and bind with oxygen. So it will finally lead to the formation of ozone layer. Then again this ozone, it will get breakdown by the sunlight UV radiation. Again it will form the oxygen and molecular oxygen. But the thing is, this is a cyclic process, but this is a natural process. But what happened, like one of the important gas we know about CFC, chlorofluorocarbon, in which chlorine is one important component which is to react with ozone layer and is to duplicate the ozone layer. As a result, there is we can see some ozone hole in our stratospheric layer in the Antarctic regions. So our first question is, what is ozone? We know that ozone is the atmospheric layer which is protecting us from UV radiation. How it is from upper Earth atmosphere? We know that ozone is from because of it will affect UV radiation or UV light. It will affect only oxygen. It will from molecular oxygen, and one molecular oxygen, it will combine with oxygen molecule, and it will finally lead to the formation of O3, or we can say as ozone layer. What was the third part of the question? How does ozone affect our ecosystem? Okay, so
how the ozone affect our ecosystem. This is very important question, and how the ozone affect our ecosystem. Basically, ozone layer is, I am already explaining this thing. So ozone layer, what it will basically do, it will protect our earth from UV radiation. From which area? UV radiation. UV radiation want to come inside our earth, but due to ozone layer, it cannot penetrate in our ecosystem, and it cannot come to our like human lifespan area, look at wherever we used to present at that time. If the UV radiation, or if any problem was there in the ozone layer, or if any time if ozone layer has been disrupted in any places, or say any places, that time the UV radiation, it will come to the earth's surface, or we can say our the soil area, or you can say whatever biosphere we have, it will come to the biosphere here, and it will directly affect in a human body together with the other organism also. So one of the example we can say that it affect the human body, which is called as skin cancer. We know about the skin cancer. If UV radiation, it will come and affect in our skin. If ozone layer is not present, then it might cause us can cause us skin cancer. Okay, I hope this question is concept is clear. Let's discuss about the 6B number option. What is option is list to human-made ecosystem. Okay, so basically I am solving the set 3 of your class 10 question paper. If any student have set 1 or set 2 question paper, I hope most of the questions are having same. But if you find any different question where you like to have to discuss, you just you can drop us a message so that we can solve all those questions also. So what is the next question? So man-made ecosystem. What are the man-made ecosystem? We can say man-made ecosystem. One is question number 6B. One is aquarium, and one is zoo. Let's discuss about this thing. One is aquarium. In aquarium, what do you mean by aquarium? Aquarium, we already know in that we used to see different we used to keep this thing in our home. So one is particular glass chamber. We used to keep different type of fish. So this is an artificial one where we can keep different living organisms like different types of species. And zoo, you already know, we used to visit the zoo many times. So we can see different types of like animals, different types of birds are present in the particular zoo, which is also a artificial. That means we are made this thing. Okay, and don't get confused with this one, our natural national park. Okay, don't get confused with this thing. So what is our next question? 6B, option number 2. Why you do not need to clean a pond in the same manner why you used to do in the aquarium? Give the reason to justify it. Why you don't need to kill a natural pond? Suppose this is a natural pond is present here. Suppose in particular region, we know that in the natural pond we have different organisms. We know about the bacteria, we know about the fungus. What is the role of bacteria? Bacteria is to help in the different decomposition position. Like when the fungus also, they is to help in the decomposition. For say, just take an example. Suppose a fish, unscented fish, or any like crustacean or any like aquatic organism get dead. Okay. Suppose a fish was there in a particular place. So what we have special in that ecosystem? We have bacteria. Yes, and together with the bacteria we have different classes of fungus. We can say bacteria and fungus present in our what? In our pond ecosystem. So what is the role of bacteria and the fungus? What the bacteria will do? Bacteria will kill whatever or you can say it will decompose whatever the dead organism present in the bone layer, so that whatever that organic material present in the fish or any aquatic organism, it will be released in the water, and whatever what aquatic plant present there, they can utilize the organic or inorganic nutrients. Is it okay? So because of the presence of bacteria and fungus, we don't have to clean the normal, we can say normal natural pond, but we don't have any kind of bacteria and fungus in our aquarium. So what we have to do? We have to clean in a particular period of time. We have to clean it in particular period of time. I hope this concept is clear. So let's come to the next question. What is the question? Question number 7A. What is variation? List to main reason why lead to the variation. What do you mean by variation? So this is, I just give you a simple example of this. What do you mean by variation? Variation is the changes in the chromosome, so which one organism become different from the parental one. So we just take a simple example, like we used to look like our parents, but
we are not looking 100% similar to our parents. Why? There is some variation occur. Give me a minute. Variation, we can directly say the changes in the chromosome. As a result, the organism become differ from their parental one. Okay, so this is a variation. Question number 7a. What is variation? In the question number 7a, we can say in one organism, suppose there one organism, suppose this is a parental organism, and from parental organism, this is mother and father. So parental organism wish to get 2 or 3 offspring. But the 2 or 3 offspring, they are not exactly similar to their parents because of the changes in the certain degree of variation in their genetic material. As a result, whatever the genetic material, if we talk about the cell, we know about the cell. Inside the cell, we have chromosome, or we can say DNA. There is variation, or there is changes in the chromosome. As a result, from whatever the cell will come from parents to the offspring, there is some changes will occur in the DNA, which lead to the changes in their offspring. That's why whatever the parents, they are not, our offsprings are not 100% similar to that of the parents. Simply we can say variation in the changes because of genetic changes. Variation occurs due to because of genetic changes. Okay, list 2 main reasons for which may lead to the variation. Our next option, list 2 main reasons. We can say what are the main reasons for variation. We know about that our cell division and cell cycle. There is one cycle in that meiosis, in where there is one characteristic features is crossing over and exchange of genetic material. I'll explain this thing very shortly. Suppose we have a pair of chromosome. This is occurring in that meiosis basically, and we have another pair of chromosome. What is basically crossing over? Crossing over means one pair of chromosome, suppose a black type of chromosome, it will exchange some genetic material with the red form of chromosome. So as a result, what will be the output? The black chromosome, it will receive some portion from the red one, and the red one, it will receive some portion from the black one. This is called crossing over. That means they will exchange the genetic material. There is a point of contact, they will exchange the genetic material, which is called crossing over and exchange of genetic material. Because of crossing over and exchange of genetic material, there is a variation occurs, and one of the important variation is because of sexual reproduction. Because we know the sperm is to carry, suppose there is one sperm, either it might carry X chromosome, or either it might carry Y chromosome. So whatever the sperm will carry, that particular gene will lead to the next generation. If it will carry X chromosome with that female X chromosome, it will become daughter one, and if it's carry Y chromosome together with that X chromosome, it's become a son one. Okay, so variation occurs because of 2 reasons. One is crossing over and one is sexual reproduction. So next, coming to the 7B option, whatever the question is, B number 1, in crossing between violet plant and a white flower plant, state the characteristic plant obtained in F1 progeny. So the question has been asking about, one is they are giving violet plant. Let's take violet plant as a dominant one and white plant as a recessive one. So if there is a question 7, B1, if we will take violet plant and one is white plant. So let's take violet as WW, capital WW, and white as small w and small w. In crossing over between violet flower plant, this is a violet flower plant, and is white flower plant, let them cross them, and state the characteristic plant obtained in F1 generation. So what their gamete it will form? It will form capital W and it will form small w. This is called gamete. So basically it will form, let's make small w, and in F1 generation they will form capital W and small w.
So characteristics of the plant. So the state the characteristic of the plant in F1 germination. The one is capital W and one is small w. What type of flower it will be, or whatever plant it will be, this will be have dominant characteristics. This one has the recessive characteristics. We know that violet is the dominant, so plant will be what color? Violet. They are asking about the state the characteristics. The plant will be in a violet state. Next option 7b, question number 2. If the plant in F1 progeny are self-pollinated, then what will be observed in the F2 generation? So what is the product of F1 generation? Capital W and small w. Capital W and small w. They are asking about self-pollination. That means, what do you mean by self-pollination? We have to take same type of flower, which this one is that where W capital, one is dominant, one is recessive heterozygous. So one will be capital W, one will be capital W, small w, capital W, small w we can get, and finally what we can get? Small w, small w. This will be the, this tree will be the violet one, and this will be the white color one. So phenotypic ratio will be violet 3 and white color plant 1. So ratio will be 3:1, and genotypic ratio capital W, homozygous dominant, capital W, this is the homozygous. That means both have allele having same dominant characteristics. How much we can play? How many plant we can obtain from capital W? We can obtain 1. Capital W, small w, this is heterozygous. We can obtain 2 plant, and small w we can obtain only 1. So this one is 1:2:1 is the genotypic ratio, and this one is the phenotypic ratio. This is the phenotypic ratio 3:1, and this is the genotypic ratio. Is it fine? So they are saying what will be observed in plant F2 genogamy. This will observe in, if we'll cross the two, F1 generation, we can obtain this in F2 generation. This is our F2 generation. Now the next question is 7.3, question number 3. If 100 plants are produced in F2 progeny, then how many plants will show the recessive trait? Okay, if 100 progeny, so what is the ratio? 3:1. If 100 is there, that means how much dominance here? 3, and how much recessive? 1, here 4. So total plant, if we are taking as x number, suppose 3x plus x, we consider as 100. There should be 100. So if 100 plants are produced in F2 generation, how many plants show recessive trait? So how many of them are recessive? Only out of 3, 3:1. That means if we take, so what will be the x value? 25. That means 25. That means because 3 are dominant, 1 is recessive. So 3. That means 25 multiplied 3. That means 75 will be the dominant one, and 25 will be the recessive. Okay, so 100 plant will produce in F2 progeny. How much the plant will show recessive trait? How many plant parts recessive will show 25%, and dominant it will show 75%, because 3:1. That means 3% out of 100. That means 75% should be the dominant, because 3 is the dominant here, and 1 is the recessive here. So 1%. That means 25% will show recessive characteristics. Let's come into the next question. That is question number 11. What was the question basically? Just give me a minute. What was the question basically? Give me a minute. Okay, our question is: a red eye individual is crossed with white eye individual to produce F1 progeny with red eye. Okay, let's take the question number 11. Red eye individual we can consider as capital R, and we have to cross with
what white eye. That means let's take the small w as white. This is the red eye and this is the white eye, right? So a red eye individual is crossed with white eye individual to produce F1 progeny with red eyes. Okay, so what will be the gamete they will from here? They will from gamete same like previous one, capital R, and from here they will from gamete small r. This is a very gamete. So in F1 generation, what will be the output? Capital R and small r. So what will be the color? This color will be red, because what is the dominant here? Red is the, capital R is the dominant over the small r. Okay, so red eye individual is crossed with white eye individual to produce F1 progeny with red eye. That means F1, this is the F1 generation and these are red eye. We got this first line. So when F1 individual are intercross, F2 progeny is formed with both red as well as white individual. Okay, so when we have to cross the F1 generation, we have to cross the, what is the result of F1 generation? If we will cross the F1 generation, 2 of the F1 generation, capital R, small r. The question is, when F1 individual are intercross, F2 progeny is formed with both red and white as well as white individual. Okay, let's find this thing. Okay, so as we know previously, this is the dominant. So what will be the output of F1 generation? Crossing of F1, selfing of S1 generation, capital R, one will be capital R, small r, capital R, small r, and finally we can get small r, small r. Is it okay? So what will be this one? This will be the red one, this will be the red one, this will be the red one, because dominant is present here. So how much red we can get? Red 3 and white how much? 1. So ratio will be again 3:1. Fine. So F2 generation red will white one. Fine. So how the dominant, let's see the question. Option 1 is, how is the dominant trait is identified? Okay, how is the dominant trait is identified? Okay, dominant trait is, what you mean by dominant and recessive? First coming to the concept, dominant and recessive. Whatever the dominant, just take as an example, suppose I have a paper and this is the marker. If I let them fight, so who will be win? Obviously the marker, it will be winning, because the marker having higher energy, we can say, high power or high energy as compared to that question paper. So obviously the marker will be what? Dominant, because marker is able to show its power over the question paper. So the recessive will be the question paper. Same thing, whatever our first generation, if we will cross red eye with the red, what is the question? Red eye individual. So if we will cross the red eye individual with the white eye, obviously dominant will be the red eye. Why? Because whoever is the dominant, it will show the capacity. In a first generation, our question already gave us, in a first generation, red eye individual cross with white eye individual to produce F1 generation will be red eye. That means red is the, they already given us the red is the dominant over the white eye. As a result, the heterozygous, what do you mean by heterozygous? If both dominant and recessive is present in a particular gametes, so who is able to show the power will be the dominant. If capital R is able to show the power over the R, small r, that means capital R is the dominant. If small r is able to show the power over the capital R, that what means small r will be the dominant. So capital R is representing what color? Red color. And the question itself given that F1 generation it will become red color. That means we can say that capital R is dominant over the small r, because it's expressing the trait of red color when there is a heterozygous condition. What is recessive trait? The trait which expression has been suppressed and which can be expressed in F2 generation, we can say, which can be expressed only where homozygous recessive trait is present or homozygous trait is present, only the situation when they can express the thing are the characters, or we can say as recessive trait. What are recessive trait? We can say white eye individual is the recessive trait because in presence of dominant trait is not able to show its characteristics. So what is the third question? If an individual are produced
Okay, fine. If 12 individuals are produced in F2 generation, that means they are asking about this thing. If we combine them, 12 individuals it will from F2 generation. How many white eye individual will be from? So how many from us there? You can see the same ratio. It will be total will be 4. If we combine this thing, that will be 4 and sum total is 11. That means we can say these two follow the same principle, 3:1. That means if we divide them, then it will come 3 will be the recessive one and 9 will be the dominant. We can write it here. What is the dominant? 3:1 and recessive is 1. That means we have to compare this with the 12. So 3 plus 1 is equal to 4. If we divide by 4, then it will come 1. That means 3 will be recessive one and 3 will be and 9 will be 9 characters. 9 will be the dominant. So what they are asking basically, then how many white eye individual will be obtained? Obviously 3 will be obtained. Calculate the ratio of red eye individual to the white eye individual. What is red eye individual? How many? We can get 9 red eye individual and recessive 3 individual. The ratio will be 3:1 again. This is a ratio of red eye individual to the white eye individual. Okay. Okay. Let's come to the next question. Let's find the next answer of the next question. What is the name? Name of the group of organism which from the first trophic level of all food chain and why they are used to call same. What is the first trophic level? Trophic level is the arrangement of organism in the food chain. Name the organism. Which the organism where wish to depend. Wish to depend basically we know wish to depend on plant for the what process for our food source. So first organism in the trophic level will be always the plant, which can also say as producer. Why producer? In presence of sunlight from carbon dioxide and water, sunlight, they can produce. We almost know this equation. We have to just balance the equation. We have to give here 6 or 6 like this. So what is the food source here? What they used to produce? They used to produce glucose molecule. That's why in presence of sunlight, that producer or we can say plant, they can utilize carbon dioxide from atmosphere, water from the with the help of root, whatever they absorb. They can in presence of chlorophyll molecule and sunlight, they can produce glucose molecule. That glucose molecule is used to utilize as our food source. What is the question basically? 12a. Name the organism which from first trophic level, obviously the producer will be first trophic level. Why is to call so? Because they is to produce, they are the basic source of the trophic level because they are the preliminary level through which producer herbivores are depends on. Herbivores, that means those those organisms is to eat the plant based on, and in herbivores, the carnivorous organism is to depend. That means all organism primarily or initially depends on the plant either direct or indirectly manner. So plants are the finest or initial or first trophic level in our food chain or our ecosystem. Why humans? Next question 12b. Why are human beings mostly affected by biomagnification? Because basically first concept coming with the biomagnification. If biomagnification is the process, it will increase the nutrition in our food source, enough amount of nutrition. If we get enough amount of nutrition, this might lead to the different disease. There is always should be balance of nutrition in our human body. So there should be always balance. So it might, if we'll go for consumption of higher level of vitamin containing or protein containing food molecule, it might lead to the different diseases including cancer. Okay, so question number 12C. What is the question? State an ill effect of absence of decomposer in the natural ecosystem. What will happen if decomposer is not present in the natural ecosystem? If decomposer is not present, suppose suppose any organism like deer, goat, cow, or any organism has been dead. So in or human itself you can. So dead body will be there in particular location, and if their decomposer will be not there, so basically our body containing organic molecule
if decomposer is not there, so the organic molecule, it won't be able to convert to the inorganic molecule, which can be utilized by the plant for the photosynthesis, or the body, whatever it's content, it cannot be released to the atmosphere, or we can say it cannot be released to the soil, which are applicable for the further absorption by the plant to process of synthesis of photosynthesis. And obviously it will, if observe like organism like decomposer won't be there, so there will be smell coming out from the dead organism, which will be very much dangerous for like human health. Okay, so question number 12 is done. Our okay, next we have question number 15, which is the last question from this section. So let's all read the question. The mechanism by which sex of an individual is determined is called as sex determination. Let's go ahead. In human being, sex is of newborn is genetically determined, whether in the some other is not. Okay, fine. There is 46 number, that means 23 pair of chromosome in human being. Out of 44, 22 pairs control the body characteristics, and 2 pair also known as responsible for sex chromosome. Okay, the set of chromosome, the basically 2 type, X chromosome and Y chromosome. At the time of fertilization, depending upon the type of male gamete fused with the female, sex of the newborn baby is decided. Okay, so they gave a statement. From the statement, they will ask some question. So let's draw the let's find out what the statement has given. So for human reproduction, we know we have 46 number of chromosome. That means 23 pair. We can say 23 pairs, out of which 22 pairs, or we can 22 pair, or we can write 44 chromosome will be responsible for autosome or body characteristics, and 2 chromosome will be responsible for determination of sex in case of human being. That will become X and Y. We know this thing. Okay. So, okay, fine. So, what is the statistical probability of getting either male or female, or just justify with answer? Okay, what is the possibility of statistical possibility? So we know that sex determination is basically regulated. So if we can consider, suppose one male and one is female. So male we can write as 22 plus X or 22 plus Y chromosome, whatever the sperm will contain. So based on the chromosome, whatever present in the sperm, whether it's carrying X or Y, we too can determine the offspring, whatever the offspring will be. Okay, so what is the statistical probability of getting either male or female? It will be dependent on the X chromosome. So let's draw this thing. Okay, so it might be fused with, it might be fused with the X chromosome. So X chromosome, obviously it will form X characters. So this is the for male and this is for female. We can finish it out. This sperm, they might carry X chromosome or it might carry Y chromosome, and we know ovum already carry X chromosome. So if X will mix with if the sperm contain X chromosome, fertilize this egg or like zygote will form, whatever it will become X. That means XX. That means it will further lead to the female. And if Y chromosome or sperm containing Y chromosome, it will fertilize the egg. Then offspring will be what type? XY, which will become male characteristics. So their possibility of getting fertilized by X chromosome containing sperm or Y chromosome containing sperm is what? 50%. The probability is 1/2. That means we can say as, what is the probability? Probability is 1/2%, or we can say 50%. Right? So what was question number B? Out of male or female, which of them has perfect sex chromosome? In case of pair, perfect pair, what would be gamete produced? Be the same kind or different kind? Obviously they are asking what? Perfect pair. Perfect pair means, option B will be perfect pair means XX is the perfect pair. XY is not a perfect pair. They are asking the perfect pair, they are asking. That means female or egg. Pair, what will be a gamete produced by the same kind, obviously, or different kind? Obviously it will produce two gametes. One will be X, one will be X. So both are what? Same type. Will be the same type, not different type. Okay, C, then let's describe the C. Name 2 individual or animals whose sex is not genetically determined. Explain the process of their sex determination. Okay, so crocodile, one is crocodile and one is
turtle. One is crocodile and one is turtle, which organism is not determined by the sex chromosome. Their pattern of we can say their sex determination is done by temperature. If you will get higher temperature, at a particular higher temperature, you will study this thing your upcoming time also. With particular higher temperature, the turtle will become male or female. At a particular particular temperature, if it suppose for say 30 degree centigrade, if the temperature is, the option will be turtle and crocodile. If the temperature is above 30, it might be lead to the female, or if temperature is below 30, it might be lead to the male one. So they are only asking about the name turtle and crocodile, and option is their sex is to determine with the help of temperature difference. So next, what is 6.2? This is the last question. With the help of flow chart, so how sex is genetically determined by human being? Already discussed this thing. If this is a female cross with a male, which having XY. If the sperm, that means it will produce X type of gamete, or and it might produce X or Y type of gamete, that which will be carrying by sperm. So if X is fused with that X1, then offspring will be female, and if X will be fused with, or you can say if a sperm containing X is fertilized the egg, then it will be female, and if sperm containing Y chromosome, it will fertilize the egg, then it will lead to the male characters or male offspring. So this is the end of the discussion of the paper, question paper. So I already have informed you that this is a set 3. So if any student required explanation from other part like set A or set B, if you find any difficult or any question which has not been discussed here, or which we can say which not be present in the question paper, we can discuss the question later on also. You just drop as the message or the question number with that together with the set number in our inbox, so that we can solve this question number. So thank you for today. जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन. जिनका एग्ज़ाम अगर थोड़ा बेसिस से सीखने की कोशिश करो, जो गलतियां हुआ है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो. गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं. तो मेरे तरफ से सबको बाय बाय, फिर मिलेंगे. वासिम सर केमिस्ट्री के कुछ बोलना चाहते हैं? तो मैंने जितना देखा पेपर में तीनों सेट में लगभग 10 to 12 मार्क्स का केमिस्ट्री आया था. तो पेपर जितना सूझा था उससे बहुत ज़्यादा इजी आ गया था. तो उसमें मेरे हिसाब से सबका तो फुल का फुल ही आना चाहिए. तो बहुत बच्चा ऐसे भी बोला कि फुल का फुल ही आएगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. जितना क्लास में लेवल तक पढ़ाया था इतना लेवल क्वेश्चन पूछा भी नहीं. सबसे जो ईजी क्वेश्चन था वही पूछा. जैसे कि बेंजीन का फार्मूला पूछा, उसमें कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है. सिंपल क्वेश्चन पूछा. तो ऑल द बेस्ट. अच्छा होगा सबका, उम्मीद है. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.